हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में जेसीसी एसआई एग्जाम 2017 का सेट नंबर 2 को डिस्कस करूंगा और इसमें जो टॉपिक लिया गया वह जनरल साइंस लिया गया है। एक सेट में 20 क्वेश्चन होता है और इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जेसीसी सिजिल एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। पेपर 3 के बारे में बात किया जा रहा है। 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जनरल साइंस से और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि ये टॉपिक जो होगा आपका सेक्शन 60 नंबर का होगा। और मुझे बताने हो सकता है ये सब है नहीं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वह कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, तो सारा जरूर देख लीजिएगा। आज तो 2 पार्ट हो जाएगा, बाकी टोटल बोल चुका हूँ 10 सेट मेरे पास है, तो 10 सेट आपका जनरल साइंस का मिलेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा फ्रूटफुल चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। ओके, और बाकी पीडीएफ सब चीज़ आपको वहीं पे मिल जाएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब ये सारा जो वीडियो है वो 2 प्लेलिस्ट में अपडेट किया जा रहा है जनरल साइंस का। एक तो आपका जेसीसी सिजिल क्रैकर 2023 का है उसमें, और एक जो जनरल साइंस जो है आ रहा है 2022 से ही लेक्चर अपडेट कर रहा हूँ जनरल साइंस का, तो उसमें भी अपडेट किया गया है। सारा पार्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा लेक्चर को। तो पुराना लेक्चर हो चुका है लेकिन जनरल साइंस तो चेंज होता नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं, समझते होंगे। और क्लास के अंत तक जाते जाते आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आज आपको मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है आज, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वह सारा चीज़ पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सही आंसर इसका होगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे टेरेस्ट्रियल मैरीन और कोस्टल इकोसिस्टम को जो है से प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको उससे बना होता है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। सबसे पहला पॉइंट आता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेक्स्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और थर्ड आता है राष्ट्रीय उद्यान। समझिए इसको, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना वो बहुत बड़ा एरिया होता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसको जो है से डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा आते तो बोल दिया कि बहुत बड़ा जो है से यह एरिया होता है, इसके अंतर्गत ही ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आता है। और नेशनल पार्क जो है इसको देख लीजिएगा, या तो हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत हो, नहीं तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भी हो सकता है। ध्यान समझिएगा, जो बोला जा रहा है कि जो नेशनल पार्क है हो सकता है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंतर्गत हो, नहीं तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भी हो सकता है। जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि मान लेते हैं कि यह आपका बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है, बीएनपी। तो जो बेतल नेशनल पार्क है वह किसके अंतर्गत है, तो वह जो है पलामू जो अभयारण्य है जिसको पलामू आप सेंचुरी बोलते हैं उसके अंतर्गत है। तो ये बेस्ट जो है एग्जाम्पल शूट करता है ये वाला जो डायग्राम लिया गया है। पलामू सेंचुरी आपको घोषित कब किया गया था, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973 में। बाद में जाकर जो बेतला नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, मतलब जो पार्क घोषित किया गया था वह 1986 में किया गया था। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तो कंफ्यूज यहाँ पे मत कीजिएगा। ये जो नेशनल पार्क है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भी हो सकता है और नहीं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत भी हो सकता है, और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होता है वह बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत होता है। ये सब कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क क्या होता है। तो इसमें ना लेस रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें जो है मॉडरेटली रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें हैवी रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ऐसे आप लोग जा ही नहीं सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप लोग नेशनल पार्क में जाना है तो वहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे इंटर ही नहीं मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ये वाला एरिया है वह नेशनल पार्क होता है। इसको कैटेगरी 4 में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन का जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको कैटेगरी 4 में है, जबकि नेशनल पार्क जो है कैटेगरी 2 में है। बाकी जो बायोस्फीयर रिजर्व आता है आप लोग सुने होंगे मैप प्रोग्राम, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का है यह, तो उसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कुछ एनिमल्स होता है, इंसेक्ट होता है, बर्ड्स इसको प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ डेंसिटी एरिया, पूरा बायोडाइवर्सिटी को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, फ्लोरा फाउना, कोई लैंडस्केप है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, ये सब जो है नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट रहता है। तो ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा, तो ये सारा चीज़ समझ लीजिएगा। ये सब जो होता है से मॉडरेटली जो है रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें लेस रिस्ट्रिक्शन होता है और इसमें नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो आई होप कि डायग्राम की हेल्प से समझा दिया, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेट एट विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड टेंशन, मोशन, वेलोसिटी या फिर फ्रिक्शन। तो इसका सही आंसर होगा
वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहा जाता है। इस तरह से लिखते होंगे आप लोग, वेलोसिटी को ds/dt लिखा जाता है, ISC में इस तरह से लिखा गया था, ठीक है। नहीं तो विस्थापन जो होता है उसमें जो परिवर्तन की दर होता है उसको आप लोग वेलोसिटी यानी कि वेग बोलते हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिए, यहाँ तो एरो लगा दिया तो पता चल ही गया होगा। और जो स्पीड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, पहचान यही है कि इसके ऊपर वेक्टर का साइन लग जाएगा, एरो का साइन लग जाएगा, समझिए वेक्टर है। बाकी मोशन क्या होता है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु है अपना स्थान को चेंज कर रही है तो उसको मोशन में कहा जाता है। और फ्रिक्शन तो पता होगा, फ्रिक्शन जो होता है एक तरह का मोशन ही होता है, जो कि एक ऐसा गुण होता है जो कि अपोजिट रिलेटिव मोशन को, यानी कि एक ऑब्जेक्ट इस पर है, एक ऑब्जेक्ट इस पर है, तो एक सटा हुआ है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट चाहेगा ना कि खिसके इधर उधर, तब इसके मोशन को जो ऐसे अपोज करता है, तो इसी को फ्रिक्शन कहा जाता है। यानी कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने का जो काम होता है वह फ्रिक्शन का होता है। बाकी टेंशन और जो फ्रिक्शन है दोनों का एसेंट न्यूटन ही है। टेंशन जो भी है एक तरह का जो ऐसे फोर्स ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर धागा है उसमें टेंशन दे दी तो समझिए कि उसमें फोर्स लगा है, तो उसको टेंशन बोला जाता है। आप लोग समझते होंगे, अगर न्यूमेरिकल बनाए होंगे 11-12 में तो आपको पता होगा। बाकी यहाँ पे टेंशन और सरफेस टेंशन थोड़ा सा अलग है, डिस्कस करना चाहूँगा। सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा, ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन का। आंसर इसका सी वेलोसिटी है, इसलिए तो बोला था कि मजा आ जाएगा। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, यही है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे बोलिएगा पोजीशन होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा तो वह जो होता है वेलोसिटी हो जाता है, इसको ΔS/ΔT लिखा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर है ना, ये बोला गया है कि जो स्पीड और या फिर वेलोसिटी मापने का जो डिवाइस होता है वह जो होता है स्पीडोमीटर होता है। लेकिन स्पीडोमीटर क्या होता है, यह जैसे एवरेज जो है स्पीड को या वेलोसिटी को नहीं मापता है, यह इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी को मापता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस को और ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो कोई वेलोसिटी अगर एक पार्टिकुलर टाइम में आपको देखना है, पार्टिकुलर टाइम नहीं, पार्टिकुलर इंस्टेंट में, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट में किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सिंपली कॉल्ड स्पीड, ऐसा भी आप लोग पढ़े होंगे 11th में। वेलोसिटी हो गया, कोई दिक्कत रहा इसमें, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, डिटेल में डिस्कस कर दिया। स्पीडोमीटर याद रखिएगा, स्पीड को मापता है, और एक होता है ऑडोमीटर ना, ओडोमीटर, यह डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है उसको मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड ए और एन। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप या फिर यहाँ पे बाईमेटास्कोप लिखा हुआ है, आंसर इसका इलेक्ट्रोस्कोप होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ना दिमाग लगाया कीजिएगा। जहाँ से मैं क्वेश्चन बना रहा था पता नहीं वो गलत मिसटाइप था कि सही था पता नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एन दिया हुआ था, ए था ही नहीं। ए यहाँ पे तो मैं डाला हूँ, तो अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा एन, तो समझ लीजिएगा कि आगे वाला जो पार्ट होगा वह तो कोई जो है एक वोवेल साउंड वर्ड ही होगा। तो इस तरह से आप लोग दिमाग लगाइएगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ऐसे कभी ना चेक किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बहुत हार्ड है ना तो ट्रिकी रहता है। तो इसका आंसर तो इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। इलेक्ट्रोस्कोप को गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये चार्ज को मापता है जिसको क्यू बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है I = Q/T। तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज को मापने का डिवाइस तो बता दिया। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम। एक कूलम चार्ज में 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है, कंफ्यूज मैं भी कर जा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इतना चार्ज होता है, सब याद रखिएगा। I है से करेंट है, IQ/T होता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। और बाकी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलम पर सेकेंड, और इसी को एम्पियर कहा जाता है ना, एम्पियर ए, ठीक है, याद रखिएगा। एक एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो बोल दीजिएगा कि अगर 1 सेकेंड में किसी तार से 1 कूलम जो है चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह ऐसे 1 एम्पियर धारा है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा माइक्रोस्कोप क्या करता है, तो बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। जैसे बैक्टीरिया आपको देखना है, उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसको देखने के लिए यूज कर सकते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप को आप लोग दूरबीन बोलते हैं। तो यह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोप। गैलीलियो गैलीली इसका आविष्कार किए थे, याद रख सकते हैं। और बाकी जो बाईमेटास्कोप है उसमें किया जाता है टू डिटेक्ट एसेन, एजी और निकेल ऑन कॉपर वायर। तो कॉपर वायर में जो है सेम एसेन यानी कि टिन, सिल्वर और जो निकेल है उसकी उपस्थिति को जो है जांच करने के लिए यूज किया जाता है। आंसर इसका सी इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच एसिड इज यूज्ड इन बैटरी। बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, HCl, यहाँ पे HBr लिखा हुआ है, H2SO4 है, फिर नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है HNO3।
आंसर इसका सी हो जाएगा H2SO4। अगर देखिएगा तो इसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, नॉर्मल जो बैटरी आप लोग देखे होंगे। तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे H2SO4 यूज किया जाता है। ये सब देख लीजिएगा, यहाँ पे एनोड है पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव है, तो ये सब कुछ कहानी होता है। तो इसमें PbO2 होता है इसका, तो इसको लेड स्टोरेज हम लोग बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ये जो एनोड बना होता है, मतलब जो एनोड होता है, एनोड कैथोड होता है, वो सब लेड से बना होता है, इसीलिए इसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज किया जाता है? H2SO4 का। थोड़ा चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, जो ड्राई सेल होता है ना, ड्राई सेल सुने होंगे नाम आप लोग। तो ड्राई सेल में एल्युमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो होता है इसे यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और इसका जो बना होता है एनोड, जो कंटेनर होता है वह जिंक से बना होता है। तो ड्राई सेल का लाइफ इसलिए ज़्यादा नहीं होता है कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ये सब क्या करता है कि जिंक का जो कंटेनर होता है उसको कोरोड कर देता है, यानी कि उसको संचारित करके गला देता है, एक तरह समझिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, क्या बोला सुन लीजिएगा ध्यान से। तो H2SO4 है, किंग ऑफ एसिड इसको कहा जाता है। HNO3 क्या है? तो यार नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा HCl प्लस HNO3, क्लास 9th और 10th को आप लोग डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा अगर जेसीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो, खासकर साइंस के लिए। इसमें 3:1 का रेशियो जो होता है वो उसका जो मिक्सचर आता है उसको एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो गोल्ड और प्लेटिनम जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको जो है गलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और HCl जो होता है वो हमारा जो स्टोमक है वो भी प्रोड्यूस करता है। ऐसे तो इसका pH भी मान 0 होता है, लेकिन हमारा पेट में जो आता है उसका लगभग बोलेगा तो 1 के आसपास रहता है। जठर रस इसको बोलते हैं, ठीक है। बाइल जूस तो नहीं कहा जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा H2SO4। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, देख लीजिएगा HBr है, ये सब ग्रुप 17 से बना है। डिटेल में डिस्कस कर दिया, ड्राई सेल को भी डिस्कस किया था, उसको भी याद रखिएगा। प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे विदर्ड पार्टिकल्स सच एज सैंड एंड पीबल्स इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, इरोजन, कोरोजन या फिर एक्सफोलिएशन। सही आंसर इसका इरोजन हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे इरोजन मतलब होता है ना अपरदन होता है, एक तरह का अपक्षरण बोला जाता है। अपक्षरण का मतलब होता है ना, जैसे देखिएगा डेफिनेशन बोला गया था, आप लोग मृदा अपरदन जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को जो है अपक्षरण या अपरदन कहा जाता है। देखिए क्या होता है, तो इस तरह का लैंड आप लोग देखे होंगे। तो इस तरह से लैंड में क्या होता है कि जब बारिश होता है तो क्या होता है कि ये सब का जो अपर सरफेस है वहाँ पे मिट्टी उट्टी जो होता है, प्लस में जो पीबल्स कंकड़ आप लोग देख रहे हैं, ये सब भी जैसे बहने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को जो है अपक्षरण कहा जाता है। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, डायग्राम की हेल्प से दिखाया तो एकदम समझ में आ चुका होगा। बाकी मृदा अपरदन भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहा जाता है, ये सब कुछ याद रखिएगा। एक्सप्लोजन तो विस्फोट होता है, कोरोजन तो पता होगा क्या होता है, यह एक जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कोरोजन, ठीक है। अपर लेयर, मेटल्स का जो अपर लेयर होता है वो अलग अलग चीज़, जैसे कि ऑक्सीजन बोलिए फिर या फिर ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर होता है, नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये सब के कॉन्टेक्ट में आने से उसका जो अपर लेयर का डिप्लीशन होता है उसको जो है कोरोजन कहा जाता है। और जो आयरन में कोरोजन लगता है उसको रस्टिंग कहा जाता है। क्लियर है ना। एक टर्म यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सफोलिएशन है ना, एक को जो है डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सफोलिएशन को देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेड कर लीजिए। व्हेन रॉक्स आर एक्सपोज टू सनलाइट इन हार्श टेम्परेचर इट एक्सपेंड्स। कहा जा रहा है कि जब कोई पत्थर है तो उसको सनलाइट में छोड़ा जाता है और उस पर टेम्परेचर पड़ता है तो वो फैलता है। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स एट नाइट, यानी कि रात में पता होगा टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस समय कॉन्टेक्ट यानी कि सिकुड़ जाता है, यानी कि लाइट जब पड़ेगा सनलाइट तो वह जो है फैलेगा, और लाइट जब नहीं पड़ेगा तो वह जो सिकुड़ने लगेगा। तो इस तरह से ना टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि ऊपर नीचे होने लगता है, और प्रेशर के चलते लेयर जो होता है धीरे धीरे टूटने लगता है। देख सकते हैं इस तरह का जो रॉक है इस पर इस तरह का सरफेस था इधर भी, लेकिन इधर देखिए टूट टूट कर जो है नीचे गिर चुका है। तो यही जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, प्रेशर के चलते और टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन है और कभी हाई कभी लो, उसके चलते जो क्रेकिंग मतलब जो अपर लेयर जो डिप्लीट हो जा रहा है उसको जो है एक्सफोलिएशन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा, डायग्राम खेल से समझा रहा हूं तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट, व्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट या फिर ह्यूमिडिटी पॉइंट। आंसर इसका सी हो जाएगा ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें देखिएगा जो वाटर वेपर होता है
वह जो होता है ऐसे लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, जो ड्यू बन जाता है। और आप लोग देखे होंगे जो घास होता है उस पर ड्यू गिरा रहता है सुबह में, तो वही ड्यू होता है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। बाकी देखिएगा यहाँ पे ड्यू पॉइंट है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो है वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को ड्यू बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा इस डायग्राम में, तो जो सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, तो सेचुरेशन पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसमें अगर पता होगा कि जो वाटर वेपर है, यहाँ पे वाटर वेपर कहाँ पे है, वाटर वेपर एयर में है, तो एयर के पास भी अपना एक कैपेसिटी है। तो एयर के पास जितना वाटर ड्रॉपलेट्स जो है से रखने का कैपेसिटी है, तो अगर कैपेसिटी फुल हो गया तो उसी को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। यानी उससे ज़्यादा जो है वाटर जो वेपर है वह एयर जो है से संभाल नहीं पाएगा। सेचुरेशन आप लोग पढ़े होंगे ना, सेचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़े होंगे, तो उसी से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सेचुरेशन पॉइंट वही पॉइंट होता है जिस पर जो है वाटर वेपर और ज़्यादा एयर में नहीं हो सकता है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, डिटेल में समझा दिया। ड्यू पॉइंट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ह्यूमिडिटी समझते होंगे क्या होता है। ह्यूमिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेस नहीं होता है, ह्यूमिडिटी टर्म को समझाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन यूनिट एरिया कहा जाता है, तो उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ड्यू पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, रॉक होगा यहाँ पे, वोल्केनिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक। क्या होगा, तो जो कॉन्ग्लोमेरेट है ना, इसको हिंदी में संगम कहा जाता है। तो ये संगम होता है वह सेडिमेंट्री रॉक होता है। रॉक तो आप लोग पढ़े होंगे, 3 तरह का रॉक होता है। कौन कौन, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और एक सेडिमेंट्री रॉक। वोल्केनिक रॉक वो रॉक होता है जो कि वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है, ठीक है। ये देखिए कॉन्ग्लोमेरेट है, देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये किस तरह से बना होगा थोड़ा सा समझिए आप लोग। इसको सेडिमेंट्री रॉक क्यों कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक का डिफिनेशन आपको दिया गया होगा, तो क्या दिया गया था, सेडिमेंट्री रॉक यही होता है कि इसमें पहले माने तो कुछ जाकर यहाँ पे जमा, वो यहाँ पे एक परत जमा, उसके ऊपर कुछ और आकर जम गया, और उसमें जो है टेम्परेचर प्रेशर पड़ रहा है, तो धीरे धीरे इसका लेयर क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है, ठीक है। तो अंदर का लेयर और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो इसी तरह से टेम्परेचर प्रेशर के चलते चलते लेयर बाय लेयर जब बनता है तो उसको सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो चट्टान बनेगा, रॉक बनेगा, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। तो इस पर देख सकते हैं अलग अलग चीज़ मिला है टाइम, ठीक है, बहुत समय के बाद जो है इस तरह का इसका शेप हो गया है। तो एक जो है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। बाकी ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। 3 तरह का रॉक में इग्नियस रॉक देख लीजिएगा, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस में ग्रेनाइट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेसाल्ट भी यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लेकिन बेसाल्ट भी जैसे इग्नियस रॉक में आता है। तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, स्कोरिया है, प्यूमाइस है और फिर ऑब्सिडियन है। तो ये सब कुछ रॉक याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेनाइट और बेसाल्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल है, कॉन्ग्लोमेरेट जो कि क्वेश्चन था, और जिप्सम, ये सब सेडिमेंट्री रॉक में आता है। मेटामॉर्फिक में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्बल, उसका स्लेट भी देख लीजिएगा, क्वार्टजाइट भी देख लीजिएगा, और जेनेसिस, जेनेसिस भी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा ये सबको। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ रॉक है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही है, बस यहाँ पे बेसाल्ट लिखा हुआ नहीं था, डाल दूंगा इसमें यहाँ पे बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट यहाँ पे डाल दिया जाएगा क्योंकि इग्नियस रॉक में इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटल लाइज बीनीथ द डैश, इक्वेटर, अर्थ क्रस्ट, कोर या फिर क्रस्टल प्लेट्स। तो जो मेंटल लाई करता है वह अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं, इसका भी डायग्राम लिया गया है। तो अर्थ का आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा तो सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, उसके बाद अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है, ठीक है। तो क्रस्ट नीचे ही ना मेंटल होगा, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया था कि अपर मेंटल या फिर लोअर मेंटल, बस पूछा गया था मेंटल। तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी वाले भूपरपट्टी, प्रावार, अब इसको क्रूड बोला जाता है। सबसे गर्म यहाँ पे क्रूड होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 लेयर यही है आपका अर्थ का क्रस्ट है सबसे ऊपर वाला भूपरपट्टी, उसके बाद मेंटल आता है और फिर क्रूड आता है। तो आंसर अर्थ क्रस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे अंदर में कोर होता है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे देखें आप लोग जानते होंगे कि जो अर्थ है वह जो ऐसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म का कारण है ना वह आउटर कोर है। तो आउटर कोर के चलते जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मतलब मैग्नेट के जैसा व्यवहार करता है हमारा अर्थ, आउटर कोर के कारण, ये याद रखिएगा। द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम इज वीनस, मार्स, प्लूटो या फिर जुपिटर। तो सही आंसर जो गिवन ऑप्शन है उसमें जुपिटर है। देखिए पहले जो है इसका आंसर सैटर्न था, मैं पहले भी डिस्कस किया था कि सैटर्न का जो है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। लेकिन अभी जो है डेटा अपडेट हुआ था, वो मैं यहाँ पे स्लाइड शायद लिया नहीं हूँ,
लेकिन मैं सर्च कर रहा था CNN जो न्यूज एजेंसी है, तो उसका डेटा मैं सर्च कर रहा था, तकरीबन शायद मार्च का होगा, मार्च 2023 का डेटा था। तो उसमें 12 और जो है से मून खोजा गया था जुपिटर का। तो उस तरह से देखिएगा तो 92 जो है से इसका जो है से हो गया है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। सैटर्न का जो मून है वह 79 है, तो सबसे ज़्यादा जो मून है वह जुपिटर का है। सबसे बड़ा प्लैनेट भी यही है। देख लीजिएगा हमारे सोलर सिस्टम जिसमें टोटल 8 ग्रह हैं। ये आपका मुखिया जी हैं सन, यहाँ से बुध है, उसके बाद मरकरी जिसको बोलते हैं, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, उसके बाद यहाँ से सैटर्न है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो होता है। ठीक है, प्लूटो को तो हटा दिए, उसको डॉर्क प्लैनेट में गिना जाता है ना। चलिए 1930 में उसको खोजा गया था प्लूटो को, 2006 में उसको हटा दिया गया था। यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा ग्रह है, बुध और शुक्र, इसका एक भी सैटेलाइट नहीं है, इसका 2 है, फोबोस और डिबोस, याद रखिएगा, फोबोस और डिबोस 2 सैटेलाइट है। अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको मून ही बोला जाता है, चंद्रमा। सबसे ज़्यादा इसका तो बता दिया, इसका ही बता दिया 79, इसका अभी 92, सबसे ज़्यादा इसी का है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो सैटर्न है इसको याद रखिएगा, इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर से भी कम होता है, इसीलिए पानी में भी तैर जाता है। और सैटर्न का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन। तो पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट यही है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है वह गनीमेड है ना, जो कि जुपिटर का है। कुछ याद रखिएगा, इसको मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मार्स ऑर्बिटल मिशन भी भारत द्वारा लॉन्च किया गया था 2013 में। सॉरी, मार्स ग्रह तो ये होगा, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है। इसको वीनस कहा जाता है। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है ना, बहन है, भोर का तारा या फिर सांदे का तारा इसको कहा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको तो मैं लेक्चर लेने लगूँ तो आधा घंटा लग जाए। इसको ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है, इसको जोविन प्लैनेट्स बोला जाता है। जोविन मतलब होता है गैस लाइक, अब इसको टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड लाइक प्लैनेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कन्वर्ट्स द शुगर ऑफ वाइन ग्रेप्स इनटू अल्कलाइन, एसिड, अल्कोहल या फिर बेस। तो पढ़े होंगे आप लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, तो फर्मेंटेशन में जैसे ईस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आइए डिटेल में इसको दिखाते हैं। क्लास 10th में आप लोग को ये जो है डायग्राम दिखाया गया होगा। इसमें क्या है, ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मोलिक्यूल है। तो साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल वाला एक मत बोल सकते हैं कि पदार्थ है। दूसरा बात है, जब पायरुवेट का जब इसका जो है टूटेगा पायरुवेट अलग अलग पार्ट में, तो क्या क्या बनता है। सबसे पहले आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ईस्ट में जैसे टूटता है तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इथेनॉल यूज में अभी बायोडीजल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, 2025 तक हम लोग बात करेंगे कि 20% इथेनॉल होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो ऑप्शंस में हो गया। तो ऑप्शंस में क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, तो ये ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। और फर्मेंटेशन डायरेक्ट पूछ देगा कि जो प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब कमी होता है, लैक ऑफ सेंस में अंतर होता है, यानी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ऑक्सीजन। तो वह जो है ह्यूमन का मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो यही लैक्टिक एसिड चलते हमारा मसल थक जाता है। दौड़िएगा ना तो क्या होगा, जो है लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, बॉडी का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बढ़ जाता है। तो आपका जो है बॉडी में ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा तो वहाँ जो है लैक्टिक एसिड बन जाएगा, इसी चलते आपका मसल थक जाता है। तो याद रखिएगा मसल सेल्स में। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमारा सेल में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी होता है। और जितना भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है वो ATP में होता है। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ADP होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये सब कुछ याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, माइटोकॉन्ड्रिया, मसल सेल्स और ईस्ट। यहाँ पे अब्सेंस होता है, लैक होता है, प्रेजेंस होता है। क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, वो सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि इसमें जो एब्सेंस है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको आप लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। एरोबिक है, इसको एनएरोबिक बोला जाता है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड। विंड स्पीड को किस में नापा जाता है, तो विंड स्पीड को नॉट में मापा जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी विंड को नापने वाला एक डिवाइस होता है जिसको एनीमोमीटर के नाम से जाना जाता है ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। विंड को जो है मापने का डिवाइस क्या होता है, तो एनीमोमीटर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ। जैसे करंट को मापने का डिवाइस क्या है, तो करंट को मापने का डिवाइस है एमीटर। ठीक है, लेकिन उसको मापा किस में जाता है, उसको एम्पियर में मापा जाता है। तो दुर्भाग्यवश दोनों का सिंबल ए ही होता है ना करंट में, इसको ध्यान रखिएगा।
तो एक हो गया आपका नॉट हो गया, और इसको मापने का डिवाइस जो है सॉरी जिस भी यूनिट में मापा जाता है उसको बोलते हैं नॉट। ये जो नॉटिकल देख रहे हैं या समुद्री मील होता है ना, डिस्टेंस मापा जाता है, समुद्री डिस्टेंस जो होता है समुद्र में डिस्टेंस उसको मापा जाता है। जैसे एक नॉटिकल माइल में देखिएगा तो 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। कैंडेला तो आपको पता होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। फंडामेंटल यूनिट आता है ना, फंडामेंटल बेस यूनिट में जो 7 है उसमें कैंडेला भी शामिल है। नोट हो गया ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिवाइस है वो एनीमोमीटर है, जो यूनिट होता है वो नॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। इज अ स्केल ऑफ 10 मिनरल्स दैट रेंजेज फ्रॉम वेरी सॉफ्ट टाक टू वेरी हार्ड डायमंड। बोला जा रहा है कि एक ऐसा स्केल है जिसमें 10 जो है से मिनरल्स होता है, और उसमें क्या होता है कि टाक से लेकर, एक सॉफ्ट मटेरियल है टाक, उससे लेकर डायमंड जो कि नेचर का सबसे हार्ड जो है पदार्थ यही है, तो वहां तक जो है लिया गया है। तो उसको स्केल को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड स्केल, उसके बाद मो स्केल ऑफ हार्डनेस लिखा गया है, ऑर्डिनरी स्केल लिखा हुआ है, या फिर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है। सही आंसर इसका सी, मो स्केल ऑफ हार्डनेस होगा। आई होप कि इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। देखिए ये जो मो स्केल होता है हार्डनेस का, उसमें क्या है तो देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग इसमें किया गया है। उसके बाद क्या होता है, सबसे सॉफ्ट देखिएगा जिसमें टाक है, टाक के पदार्थ इस तरह का यह सॉफ्ट होता है, और प्रकृति का सबसे जो कठोर पदार्थ है वह डायमंड है। तो इसमें जो है लिस्ट वाइज जो है यहाँ पे नीचे से ऊपर इसको अरेंज किया गया है। तो सब कुछ मटेरियल भी इसके बीच का देखिएगा तो क्या क्या मटेरियल है वो सब आप लोग थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। पेनी एक यूनिट है ना, पहले यूनाइटेड किंगडम में जो है यूनिट चलता था, तो यहाँ पे इसको क्वाइन आप लोग बोल सकते हैं। तो जो कॉपर का क्वाइन होता है उसका जो होता है 3 और 4 के बीच में होता है, ठीक है, अगर मो हार्डनेस स्केल पर देखिएगा तो वैल्यू। पेनी पर तो एक ईडियम भी है, आंसर इसका बी हो जाएगा, मो स्केल ऑफ हार्डनेस। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि जो पीएच स्केल होता है उसका रेंज 0 से 14 तक होता है। जो आप लोग रिटर स्केल देखते हैं उसका रेंज 1 से लेकर 10 तक रहता है। ये सब कुछ याद रखिएगा, 10 तक होता है, 14 तक नहीं। पीएच स्केल और ये आपका रिक्टर स्केल जहाँ पर भूकंप मापा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इज कॉल्ड हरिकेन, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेज या फिर टोरेंशियल रेन। आंसर इसका ए हरिकेन हो जाएगा। तो देखिए अलग अलग रीजन में अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है, इस तरह से क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछा गया, ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका जो है पैसिफिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक वाले रीजन में इसको हरिकेन कहा जाता है। इंडियन ओशियन में देखिएगा तो इसको साइक्लोन कहा जाता है। इधर ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया रीजन में इसको विली विली कहा जाता है। चाइना रीजन आप लोग देखिएगा जो नॉर्थ चाइना सी है, इधर टाइफून इसको कहा जाता है। चाइना इधर देखिएगा, इधर वाले नॉर्थ चाइना सी में, या फिर जापान वाले रीजन में, खासकर जापान ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं टर्न यहाँ पे कंट्री का नाम लूँ तो जापान, तो जापान में इसको टाइफून बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा। इंडियन ओशियन में साइक्लोन हरिकेन बोला जाता है, अटलांटिक ओशियन में, और पैसिफिक ओशियन में भी इसको हरिकेन बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज या फिर साइटोप्लाज्म। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है सेलुलोज हो जाएगा। तो जो सेल वॉल होता है ना प्लांट का, वो किससे बना होता है? तो वह सेलुलोज से बना होता है। पहले भी शायद इसको डिस्कस किया था, देख लीजिएगा। सेलुलोज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन टाइप का दिख रहा है, ये जैसे सेलुलोज से बना हुआ है। तो बेसिक अगर देखिएगा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, यह जो है सेलुलोज ही होता है। और जो सेल वॉल होता है वह एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेलुलोज का फॉर्मूला देख लीजिएगा, C6H10O5N है, ठीक है। चलिए, तो यह एक नेचुरल पॉलीमर है, ध्यान रखिएगा। क्या है, एन लग गया ना तो पॉलीमर हो गया। तो एक नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन? सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है इसी से बना होता है। साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड होता है, कोशिका द्रव बोलते हैं। When red litmus paper is immersed in a base, the red litmus paper turns to। बोला जा रहा है कि एक रेड लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर को आप लोग बेस में डाल दिए, तो बेस में जो है यह ब्लू हो जाएगा। तो आंसर इसका जो है बी होगा, ब्लू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी एसिड क्या करता है देख लीजिएगा। ये तो बेस का कहानी हो गया कि अगर बेस में डाल दिया तो आपने, तो एसिड क्या करता है कि ये जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है।
एसिड जो ब्लू होता है उसको रेड कर देता है और जो बेस होता है वह रेड को ब्लू कर देता है। इसको इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। एसिड बेस तो आप लोग पढ़े होंगे। एसिड में जो एलिमेंट आवश्यक रूप से मौजूद होता है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, पूछेगा कोई भी एसिड हो उसमें हाइड्रोजन मौजूद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और एसिड जो होते हैं सब वाटर में घुलकर H+ आयन देते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? तो स्वाद बोलिएगा तो काफ़ी ज़्यादा इन लोग का मतलब स्वाद तो मत बोलिए, ठीक है। ये सब हाँ स्वाद बोल सकते हैं, हो सकता है स्वाद। ये सब जो बीटर इन टेस्ट होता है ना, कड़वा होता है एसिड, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल सॉल्यूशन में एसिड मतलब ब्लू डालिए चाहे रेड डालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड में है से रेड लिटमस जो है से रिमेन्स रेड और ब्लू जो है से रेड में होता है। उसके बाद बेस क्या करता है तो ब्लू लिटमस को या जो रेड को रेड है से ब्लू हो जाता है और ब्लू ब्लू ही रहेगा, तो ये चेंज फिर नहीं होता है ना। बेस ऐसे रेड को ब्लू करता है और एसिड जो है से ब्लू को रेड करता है। ये सब कुछ देख लीजिएगा। डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू सेल्स स्प्लिट आफ्टर सेल डिवीजन। बोला जा रहा है सेल डिवीजन के बाद जो दो सेल टूटता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे म्यूसिस लिखा हुआ है, साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ है, सेल साइकिल या फिर साइटोप्लाज्मा है। सही आंसर इसका साइटोकाइनेसिस होगा। आइए थोड़ा सा ना आपको क्लास 10 में ले चलते हैं। आप लोगों ने हार्मोन पढ़ा होगा 4 तरह का। एक होता है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन पढ़ा होगा, थर्ड होगा साइटोकाइनिन और चौथा होगा एब्सिसिक एसिड। पढ़े हैं ना आप लोग। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन तो प्लांट के ग्रोथ में काम आता है, इलोंगेशन में काम आता है या फिर अलग अलग पार्ट में यह पाया जाता है। जो यहाँ पे साइटोकाइनिन आप लोग पढ़े थे वह सेल डिवीजन में काम आता है, पढ़े थे ना। तो साइटोकाइनिन जो है वो जो काम करता है उसी प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत कीजिए। जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वह क्या करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो इसी के प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। और एब्सिसिक एसिड क्या होता है तो यह ग्रोथ इनहिबिशन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए ग्रोथ इनहिबिशन ग्रोथ को रोकने में काम आता है। आइए थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। अगर एनिमल सेल देखिएगा और प्लांट सेल देखिएगा डिवीजन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रेसाइल रिंग बनता है, इस तरह से रिंग बनता है और उसके बाद जैसे 2 पार्ट में बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा तो जो सेल प्लेट जैसा मतलब प्लेट का फॉर्म जैसा बनता है, इस तरह का जो लाइनिंग यहाँ पे डेवलप होता है, उसके बाद 2 पार्ट में पड़ता है। तो सेल जो है डिवीजन एनिमल में और प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। बाकी अगर यहाँ पे समझाऊं थोड़ा सा मियोसिस और मिटोसिस तो देख लीजिएगा। जो मिटोसिस होता है उसमें क्या होता है कि 2 जो सेल बनता है, जो पेरेंट सेल से 2 सेल बनेगा वह आइडेंटिकल होता है, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वह जो ऐसे कम हो जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये है तो डिवीजन के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पे घट चुका है। तो एक सेल पहले 2 सेल में टूटा, 2 से फिर 4 सेल में टूटा। तो जितना भी डाउटर सेल्स होगा, ठीक है, वह जो है उसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या डिफरेंट होता है। ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, इसका मतलब होता है कि क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग है, इसीलिए वह जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि मियोसिस और मिटोसिस क्लास 9th में इसको पढ़ाया गया था। इसमें आइडेंटिकल होता है डॉटर सेल और इसमें आइडेंटिकल नहीं होता है। तो आई होप कि सारा चीज डिस्कस कर दिया। साइटोकाइनेसिस को याद रखिएगा। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल इज, यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेडो राइजोबियम फ्रैंकिया या फिर एजोडोबैक्टर। 2 तो सुना हुआ लग रहा होगा, राइजोबियम या फिर एजोडोबैक्टर, बहुत ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका राइजोबियम होगा। यहीं पे आप लोग गलत करते हैं, आंसर इसका गलत है, राइजोबियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेकिन आंसर यह क्यों नहीं होगा बात करते हैं। एग्जाम में गलत करके मत आइएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि द की डिफरेंस बिटवीन एजोडोबैक्टर एंड राइजोबियम इज दैट एजोडोबैक्टर इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। ध्यान रखिएगा सॉइल में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन पूछा गया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, तो आंसर इसका एजोडोबैक्टर होगा। अगला पार्ट है राइजोबियम, वह क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है व्हाइल राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट फॉर्म अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद लेग्यूम प्लांट्स। यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे चना है, ठीक है, मसूर है, ये सब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं तो उस सब के जड़ों में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, तो ये जो जड़ में पाया जाता है बैक्टीरिया उसको रहने का स्थान मिल जाता है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्स करता है उससे जो है प्लांट उसको ले लेता है नाइट्रोजन। तो इस तरह से दोनों को हेल्प हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट
के जड़ में पाया जाता है तब लगाइएगा राइजोबियम। बाकी नॉर्मली पूछेगा कि सॉइल में तो सिर्फ और सिर्फ एजोटोबैक्टर लगाइएगा। एग्जाम में गलत करके मत आइएगा, इसलिए यहाँ पे गलत करके बताया था। आंसर इसका एजोटोबैक्टर होगा। राइजोबियम साइम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करता है और नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में उसको एजोटोबैक्टर कहते हैं। दोनों नाइट्रोजन फिक्सेसिव बैक्टीरिया ही है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट एबंडेंट मिनरल ग्रुप इज कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट्स या फिर सल्फाइड। आंसर इसका क्या होगा? तो अर्थ क्रस्ट तो आप लोग स्टडी किए होंगे कि अर्थ में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है एलिमेंट कौन सा है। तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, फिर आयरन आता है। क्वेश्चन ऐसे देखिए कैसे बनेगा आपका, ठीक है ना। जनरल नॉलेज में थोड़ा सा काम आएगा, सुन लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, ओके, तो 46% के आसपास है। उसके बाद सिलिकॉन आता है, तो लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों में से कोई मेटल नहीं है। सबसे पहला जो मेटल है वह एल्यूमिनियम आता है। तो पूछता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है यानी कि मोस्टली अबंडेंट मेटल कौन सा है, तो टिक लगाइएगा एल्यूमिनियम। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा, मेटल कौन सा है, तो आयरन लगाइएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। पहला मेटल कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, एल्यूमिनियम, और दूसरा जो है आयरन है, फेरम है। ये सब कुछ याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन और सेकेंड स्थान पे है सिलिकॉन। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि मिनरल क्या होता है। तो मिनरल वे सारा बोल सकते हैं कि एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। तो ये जो सिलिकेट्स होता है, सिलिकेट्स इसका आंसर होगा। सिलिकेट किससे बना होता है, तो सिलिकेट जो होता है वह सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और आप लोग खुद समझ लीजिए, जब अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, तो समझ सकते हैं कि जो कोई सब्सटेंस होगा वो इसी से मिलता जुलता कुछ होना चाहिए। तो सिलिकेट में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन भी सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन होता है। अगर एक एग्जांपल में बताऊं इसका, तो जो सिलिकेट्स होता है वह देखिएगा तो एक एनायंस होता है जो कि सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसे SI2 आप लोग देखेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बालू का यह फॉर्मूला होता है SiO2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सिलिकेट क्यों होगा डिटेल में समझा दिया। सबसे जो ज़्यादा एबंडेंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट है ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, उसी से मिलकर यह सिलिकेट बना होता है। बाकी मेटल याद रखिएगा, पहला मेटल सबसे ज़्यादा है एल्यूमिनियम, दूसरा आता है आयरन। पूछा जाता है क्वेश्चन, आई थिंक पूछा भी गया है बहुत बार अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज डैश कंटेन्स सल्फर एटम्स बॉन्डेड टू वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड्स या फिर सिलिकेट्स। इसका आंसर सल्फाइड्स होगा। सल्फाइड्स यहाँ पे कहने का मतलब है ना कि मेटेलिक सल्फाइड्स होता है। तो सल्फाइड आप लोग देखिएगा तो ये जो सल्फर होता है और मेटल से कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिया गया है यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो Ag2S इसका फॉर्मूला होता है, सिल्वर सल्फाइड। तो देखिए इस तरह से ये क्या होता है, बोला है ना कि सल्फर एटम्स होता है बॉन्डेड टू वन और टू मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। तो देख सकते हैं क्या सल्फर है, इसमें यहाँ पे मेटल दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर, मतलब मेटल से मिलकर यह बना होता है। तो ये जो होता है उसको सल्फाइड कहा जाता है। नाम इसका है सिल्वर सल्फाइड। समझ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आई होप की क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। मजा आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट रहेगा तो उसमें जरूर बताइएगा, ओके। नहीं तो फिर आपके पास ईमेल भी होता है, उसमें भी आप लोग सेंड कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी आता है तो। बाकी PDF रख लीजिएगा, टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। लाइक जरूर कर दिए होंगे आप तक, आशा है, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।